लास्ट ईयर एक मूवी आई थी शहजादा। उस मूवी में कार्तिक आर्यन और कृति सेनन लीड रोल में थे और इस मूवी का बजट था 85 करोड़। एक फ्लॉप मूवी थी, फिर भी इस मूवी ने 100 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की। और वैसे ही इंडिया में हर साल 1500 से 2000 मूवीज़ बनती है और इनमें से ब्लॉकबस्टर कितनी होती है? सिर्फ 10 से 15। और बेसिक हिट कितनी होंगी? आप बोल सकते हो कि 100 मूवीज़ हो सकती है। यानी इंडिया में 1500 से ज़्यादा मूवीज़ हर साल या तो हिट नहीं होती या फिर सुपर हिट नहीं होती। आप बोल सकते हो या तो वो एवरेज कैटेगरी में आती है या फिर बिलो एवरेज हो सकती है। शायद कॉस्ट भी ना निकाल पाई होगी। मतलब फिर भी इतनी मूवीज़ हर साल क्यों बनती है? क्या ये प्रोडक्शन हाउसेज या फिर जो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स है वो क्या पागल है जो इतनी सारी मूवीज़ हर साल बना रहे हैं? क्यों बना रहे हैं? क्योंकि मूवी चाहे रिलीज़ हो या ना हो, मूवी रिलीज़ होने के बाद बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शंस दे या ना दे, फिर भी मूवी हमेशा प्रॉफिट में रहती है और हमेशा एक अच्छा खासा पैसा बना के देती है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द मूवीज फिर भी पैसा बना के देती है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें पहले मूवी मेकिंग प्रोसेस को समझना पड़ेगा, पूरी चेन समझनी पड़ेगी और मूवी बनने से लेके रिलीज तक कौन कौन इन्वॉल्व रहता है उस प्रोसेस में, वो हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मूवी बनाता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर को देता है और फिर डिस्ट्रीब्यूटर उसे सिनेमा हॉल में लगाते हैं जहाँ पे हम और आप जाके मूवी देखते हैं। इन तीनों स्टेक होल्डर्स के बारे में मैं अभी डिटेल में बताऊंगा, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि प्रोड्यूसर कैसे पैसे कमाता है, डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है और वो कैसे पैसे कमाता है, और सिनेमा हॉल ऐसा क्या करता है कि वो ज़्यादा पैसे कमाते हैं। सो किसी भी मूवी के बिजनेस मॉडल में 3 पिलर होते हैं, प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर और सिनेमा हॉल। अब प्रोड्यूसर क्या करता है वो मैं पहले बताता हूँ। तो प्रोड्यूसर कौन है? ये वो इंसान है जिसके बारे में आप सबसे कम जानते हैं, पर मूवी बनाने के प्रोसेस में इसका हाथ सबसे ज़्यादा होता है। प्रोड्यूसर वो इंसान है जो खुद की जेब से पैसे लगाएगा मूवी को बनाने में या फिर उसकी मार्केटिंग में, ताकि एक मूवी हिट या फिर एक ब्लॉकबस्टर बन सके। तो प्रोड्यूसर का काम है शुरू से लेके एंड तक मूवी मेकिंग में पूरा सब कुछ प्लान करना और उसमें पैसे लगाना। पहले काफ़ी छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हुआ करते थे, बट आज के डेट में काफ़ी बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस भी है। तो पहले हम समझते हैं कि मूवी बनती कैसी है। तो जो मूवी बनने का प्रोसेस है उसमें 4 स्टेजेस होते हैं और चारों स्टेजेस में जो पैसा लगाना होता है वो सारा का सारा प्रोड्यूसर लगाता है। तो पहला स्टेज है डेवलपमेंट। इस स्टेज में डिसाइड होता है कि मूवी की कहानी क्या होगी, स्क्रिप्ट कौन लिखेगा, डायलॉग कौन लिखेगा, हीरो हीरोइन कौन होंगे या फिर सपोर्टिंग कास्ट कौन होगा, लोकेशन फाइनल की जाती है। तो ये सब डेवलपमेंट स्टेज में ही फाइनल होता है। और इसके अलावा डेट्स हीरो हीरोइंस के या फिर सपोर्टिंग कास्ट के या फिर कौन से लोकेशन में कौन से दिन जाना है, ये सब भी डेवलपमेंट स्टेज में ही प्लान होता है। तो प्रोड्यूसर अकेला ये सब चीज़ें नहीं कर सकता, पर उसके साथ उसकी टीम होती है तो ये सब फाइनलाइज करती है। अब जब सब कुछ फिक्स हो गया है तो फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है प्री प्रोडक्शन। इस स्टेज में सब नीड्स जो एक मूवी को होती है वो सब अलोकेट करते हैं। जैसे हीरो हीरोइन के कॉस्ट्यूम्स हो गए, मूवी के सेट्स रेडी किए जाते हैं, जहाँ पे शूट करने वाले हैं उस लोकेशन में परमिट लगता है, वहाँ के इंश्योरेंसेस, और उस लोकेशन पे जो सेट होने वाला है वो भी इसी स्टेज में रेडी किए जाता है। जो मूवी के लिए इक्विपमेंट्स लगते हैं वो भी इसी स्टेज में लिए जाते हैं, चाहे वो रेंट से लिए जाते हैं या फिर खरीद के लिए जाते हैं। और भी बहुत कुछ किया जाता है इस स्टेज में, पर मैं उसके बारे में डिटेल में किसी और वीडियो में बताऊंगा किसी और दिन। और फिर आता है थर्ड स्टेज। ये इस मूवी मेकिंग प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, जो है प्रोडक्शन। इस स्टेज में एक्चुअल में मूवी की शूटिंग होती है, वो भी एक्चुअल लोकेशंस पे और शेड्यूल के हिसाब से और जो स्क्रिप्ट है उसके हिसाब से भी। और उस शूटिंग के टाइम पे जितना भी खर्चा होता है, जैसे खाने का, ट्रैवलिंग का, जूनियर आर्टिस्ट की सैलरीज का या फिर लॉजिस्टिक्स का भी, ये सब पैसा प्रोड्यूसर लगा रहा होता है। और आखिर में जब मूवी की शूटिंग खत्म हो जाती है तो उसके बाद आता है पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज। और इस स्टेज में मूवी की डबिंग होती है, विजुअल इफेक्ट्स दिए जाते हैं, एडिटिंग होती है और जो अननेसेसरी शॉट्स होते हैं उसको कट किए जाते हैं, गानों को भी इंक्लूड किया जाता है इस स्टेज में ही। सब वीडियो एडिटर्स का काम होता है इस स्टेज में और ये सब पोस्ट प्रोडक्शन में करते हैं। तो पहले मूवी की प्लानिंग हुई, जिसे हम बोल सकते हैं डेवलपमेंट हुआ, फिर प्री प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन हुआ और फिर उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन हुआ। तो मूवी बन के हो गई भाई रेडी। अब जितना भी पैसा इस स्टेज में, इन स्टेजेस में लगाया है, वो सब लगाया है प्रोड्यूसर ने, और वो भी अपनी जेब से। तो प्रोड्यूसर कह रहा है कि भाई मूवी तो होगी रेडी, अब इससे मुझे पैसे भी कमाने हैं। तो वो क्या करता है, उसके पास एक ही ऑप्शन है, वो सारे सिनेमा हॉल्स के पास जाएगा और एक एक करके रिलीज़ कर देगा। पर इतना पेनफुल प्रोसेस वो लेता नहीं है। तो इसी वजह से नेशनल लेवल पे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स को वो लोग मूवी भेजते हैं और फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर्स ही सिनेमा हॉल में जाके मूवी लगाते हैं। अब इन डिस्ट्रीब्यूटर्स के नेशनल लेवल पे काफ़ी सर्किट्स होते हैं, जैसे बॉम्बे सर्किट हो गया, साउथ सर्किट हो गया, नॉर्थ सर्किट हो गया, पंजाब सर्किट हो गया। तो इन सर्किट्स में वो अपने जो सिनेमा हॉल्स है
वहाँ पे वो लोग अपनी मूवी लगाते हैं। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर ने मान लो 50 करोड़ में मूवी बनाई, तो उसे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को 100 करोड़ में बेच देगा। पर डिस्ट्रीब्यूटर्स भी ऐसे ही पैसे नहीं दे देते, उनके लिए पहले प्रॉपर स्क्रीनिंग होती है, तो जिनसे उसको पता चलता है कि मूवी की कहानी कैसी है, फिर हीरो हीरोइन कौन है और फिर डायरेक्टर कौन है, कुछ इन डिटेल्स पे वो लोग जज कर सकते हैं कि ये मूवी चलेगी कि नहीं। फिर उसी के बाद वो लोग मूवी खरीदेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने 100 करोड़ में मूवी खरीद ली तो प्रोड्यूसर हो गया है फ्री। अब डिस्ट्रीब्यूटर उस मूवी को आगे बेचेगा और वहाँ से पैसे कमाएगा। वैसे तो डिस्ट्रीब्यूटर से जो पैसा आता है वो प्रोड्यूसर के लिए एक बड़ा मेजर पार्ट होता है उसकी कमाई का, पर उसके अलावा भी और अदर सोर्सेज भी है जिससे वो पैसे कमा सकता है। अदर सोर्सेज में आता है जैसे इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रोड्यूसर ने मूवी बेची है तो इंडिया के बाहर के डिस्ट्रीब्यूटर्स, दूसरी कंट्री के डिस्ट्रीब्यूटर्स को वो मूवी बेच सकता है। ये दूसरा सोर्स हो गया उसके लिए। तीसरा ये कि मान लो मूवी अभी रिलीज हुई, फिर 3 महीने बाद वो टीवी पे भी रिलीज करने वाले हैं, तो उसके सैटेलाइट राइट्स भी वो बेच सकता है। और फिर आते हैं OTT राइट्स, तो मतलब मूवी रिलीज हुई है उसके 1-2 महीने बाद OTT पे भी आ जाएगी, तो वहाँ से पैसे कमा लेगा। और फिर उसके बाद मूवी के जो म्यूज़िक है उसको वो म्यूज़िक स्ट्रीमिंग ऐप्स पे बेच सकता है उसके राइट्स, तो वहाँ से भी उसको कुछ पैसे मिल जाते हैं। तो मेन डिस्ट्रीब्यूटर को मूवी बेचने के बाद भी ये प्रोड्यूसर ये 4-5 सोर्सेज का इस्तेमाल करके अपनी मूवी की अर्निंग को और बढ़ा सकता है। और अगर आप देखोगे तो ये सब काम मूवी रिलीज होने के पहले ही हो चुका होता है, मतलब मूवी अभी तक रिलीज भी नहीं हुई और प्रोड्यूसर ने जितना पैसा लगाया है वो सब ऑलरेडी उसके पास आ चुका है, और शायद उससे ज़्यादा भी निकाल ले मूवी रिलीज होने के पहले ही। कहते हैं ना मूवी लॉस में चले गई, तो ऐसा बहुत रेयरली होता है क्योंकि प्रोड्यूसर ऑलरेडी मूवी के पैसे कमा चुका होता है। तो अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर पे। डिस्ट्रीब्यूटर ने मूवी तो 100 करोड़ में खरीद ली, अब उसको उसका पैसा निकालना है तो वो सारे इंडिया में जितने भी सिनेमा हॉल्स है वहाँ पे वो मूवी लगा देगा। तो वो सबसे बात करेगा लाइक PVR हो गया, आइनॉक्स हो गया, मिराज हो गया, और भी छोटे छोटे चैनल्स हो गए और कुछ लोकल सिनेमा हॉल्स हो गए, वहाँ पे वो लोग मूवी लगा सकते हैं। अब मान लो कि 2000 सिनेमा हॉल में रिलीज़ कर सकते हैं मूवी को, तो हर एक सिनेमा हॉल डिस्ट्रीब्यूटर को 10-10 लाख ईच देने वाला है, तो उसके हिसाब से 200 करोड़ हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास। मतलब जो मूवी 100 करोड़ में प्रोड्यूसर से ली थी डिस्ट्रीब्यूटर ने, अब वो उस मूवी से 200 करोड़ ऑलरेडी निकाल चुका है। अब आते हैं थर्ड स्टेक होल्डर पे, जो आपको और मुझे सामने दिखता है, वो है सिनेमा हॉल। अब सिनेमा हॉल वालों ने 10 लाख रुपए में मूवी खरीदी है, अब जितने उसके टिकट्स बिकेंगे उसके हिसाब से वो सिनेमा हॉल उस मूवी से पैसे कमाएगा। अब मान लो दिवाली या फिर ईद के टाइम पे मूवी रिलीज़ हुई है और सलमान खान की मूवी है, तो उसी टाइम पे सिनेमा हॉल वाले कम से कम 20 लाख भी कमा सकते हैं वो 10 लाख के इन्वेस्टमेंट से। मूवी अच्छी है तो लोग आएंगे ही, तो 20 लाख या 30 लाख या फिर 40 लाख भी कमा सकते हैं सिनेमा हॉल वाले, और ये सब जो पैसा वो कमाएंगे वो सब उनका पैसा होगा। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि मूवी ज़्यादा चली नहीं, लोग उस मूवी को देखने के लिए आए नहीं, या फिर मूवी एक एवरेज मूवी है तो सिनेमा हॉल वाले शायद 2-3 लाख ही कमा पाए, तो 6-7 लाख का नुकसान हो गया उन्हें। पर इस नुकसान की भरपाई करने के लिए वो लोग खाने पीने की चीज़ें कुछ ज़्यादा महंगे दाम में बेचते हैं अपने थिएटर्स में। तो जो पॉपकॉर्न होता है 50 रुपये का, उसको 300-400 रुपये में बेच दिया, या फिर जो कोक है उसको जो 20-25 रुपये का ही है उसको 300-400 रुपये में बेच दिया। पर उसके अलावा अपकमिंग मूवीज़ के एड्स चलते हैं, उसके अलग से पैसे आते हैं। अपकमिंग मूवीज़ के पोस्टर्स भी लगे होते हैं थिएटर्स में, मल्टीप्लेक्स में, तो उसके भी पैसे आते हैं। और उसके अलावा कुछ और एड्स भी चलते हैं जो मूवी के स्टार्टिंग में और इंटरवल में आप और हम देखते हैं, उससे भी मल्टीप्लेक्स वाले या थिएटर्स वाले पैसे कमाते हैं। तो इन सब सोर्सेज से सिनेमा हॉल वाले पैसे कमा लेते हैं। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि इंडिया में इतनी मूवीज हर साल क्यों बनती है, क्योंकि ये तीनों स्टेक होल्डर्स, प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और सिनेमा हॉल को पता ही है कि हम पैसे तो ज़रूर कमा ही लेंगे एक मूवी से। तो प्रोड्यूसर को पता है कि मैं मूवी से पैसे आराम से कमा सकता हूँ, मूवी रिलीज होने के पहले ही मैं पैसे कमा सकता हूँ, उसकी कॉस्ट रिकवर भी कर सकता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर को भी पता है कि कोई सिनेमा हॉल में आए या ना आए फिर भी वो लोग पैसे आराम से कमा सकते हैं। और सिनेमा हॉल वालों को भी पता है कि कोई कस्टमर अगर आ भी गया तो वो पॉपकॉर्न बेच के उनसे पैसे कमा सकते हैं या फिर वो एड्स से उनसे पैसे कमा सकते हैं। जब पूरे सप्लाई चेन में सब लोग पैसे कमा रहे हैं तो इसलिए इंडिया में इतनी सारी मूवीज़ हर साल बनती है। और अगर मूवी हिट रही तो उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होता है? ये एक्चुअली इन तीनों स्टेक होल्डर्स को तो होता ही है, पर उसके अलावा हीरो हीरोइन की ब्रांड इमेज को और ज़्यादा इफेक्ट करता है। जैसे लास्ट ईयर एनिमल मूवी आई थी तो रणबीर कपूर अभी एक बड़े सुपरस्टार के ब्रांड इमेज के साथ चल रहे हैं, और सेम फॉर गदर 2 एज वेल, जहाँ पे सन्नी पाजी भी अभी तक शांत थे पर जैसी मूवी आई तो उनका ब्रांड इमेज एक चेंज हो गया। फिर उनके ही भाई लॉर्ड बॉबी भी, जो एनिमल मूवी में एक छोटा सा रोल किया उन्होंने, पर उसके साथ ही उनका ब्रांड इमेज भी काफ़ी चेंज हो गया मूवी क्योंकि हिट हुई थी। तो इन लोगों की अगली मूवी डिस्ट्रीब्यूटर ज़्यादा पैसे में खरीदेंगे और सिनेमा हॉल वाले भी
ज़्यादा पैसे की टिकट रख के वो कॉस्ट अपना रिकवर कर लेंगे। पर अगर मूवी फ्लॉप हुई तो उसका भी नुकसान सबसे ज़्यादा हीरो हीरोइन की ब्रांड इमेज पे ही पड़ता है। तो ये बात सब बड़े बड़े एक्टर्स समझ चुके हैं, जैसे सलमान, शाहरुख, आमिर, रणबीर कपूर भी। तो जो फीस ये लोग लेते हैं अपनी मूवी के लिए वो भी काफ़ी ज़्यादा लेते हैं, जैसे 50 करोड़, 60 करोड़ और शायद 100 करोड़ भी ले सकते हैं मूवी के लिए, क्योंकि इनको पता है कि इनके ब्रांड इमेज का फ़ायदा नुकसान इनकी मूवी के ऊपर ही डिपेंड करता है। आजकल तो फीस ही नहीं, सीधा प्रॉफिट लेवल तक भी पहुंच चुके हैं कि फीस तो मिलेगी ही मिलेगी हमें, पर उसके अलावा जो प्रॉफिट रहेगा उसमें से भी थोड़ा कट हमें ज़रूर मिलेगा। और ऊपर से अभी एक्टर्स लोग भी इस सप्लाई चेन से पैसे कमाना चाहते हैं। पहले बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हुआ करते थे, जैसे धर्मा प्रोडक्शन या फिर यशराज फिल्म्स, यूटीवी मूवीज़ या फिर एरोस इंटरनेशनल, साजिद नाडियाडवाला, ये सब अपने प्रोडक्शन हाउसेस चलाते थे। पर अब इन एक्टर्स को भी पता है कि इस सप्लाई चेन से हमें भी फ़ायदा लेना है, तो इन लोगों ने भी अपने खुद के प्रोडक्शन हाउसेस खोल रखे हैं, जैसे सलमान खान की सलमान खान फिल्म्स, शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, आमिर खान का आमिर खान प्रोडक्शंस। तो एक्टर्स लोग भी इस सप्लाई चेन को अच्छे से यूज़ करना जानते हैं कि कमाऊंगा भी मैं, बेचूंगा भी मैं, और जो डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा वो भी मैं ही करूंगा। इसलिए तो ये लोग इतना अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। अगर आप देखोगे कि कोई छोटा एक्टर है वो 10-10 मूवी करता भी है साल में, फिर भी इन बड़े बड़े एक्टर्स के नेटवर्थ को मैच नहीं कर पाता, क्योंकि इन एक्टर्स को पता है कि ये पूरी सप्लाई चेन है, इसको कैसे यूज़ करना है। तो इस तरीके से हमारी इंडियन मूवी इंडस्ट्री ये पैसे कमाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर मार देना, बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, क्योंकि थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है उससे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।